हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए उसी सीरीज़ में हम आज पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को आज पूरे वीडियो में इस कूलॉम लॉ को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं इसकी स्टेटमेंट पर। देखिए द फोर्स ऑफ, ये बेसिकली रूल किसके लिए है, कोई भी दो चार्जेस वो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है, उनके बीच में फोर्स लगता है दो चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स से रिलेटेड ये कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, जैसा हमारा दो मास से रिलेटेड था 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम एज इट इज़ है। देखिए द फोर्स, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट डिटेल में स्टडी करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड क्यों आए हैं, क्योंकि दो सेम चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन फोर्स, और दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। तो यहाँ पर फोर्स का नेचर अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, इसलिए दोनों वर्ड आ रहे हैं। 11th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन आया था, रिपल्सन नहीं आया था। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। देखिए एक एक वर्ड को हम समझेंगे। टू पॉइंट चार्जेस मतलब ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ही लिए लगता है, जो बहुत ज़्यादा छोटे चार्जेस हो। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। देखिए चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। तो सपोज ये दो पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। इट मीन्स ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में जितने बड़े होंगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा। जैसे ये 5 और 2 है तो 5 इंटू 2 10 हो गया। अब ये 7 और 6 है तो 6 इंटू 7 42, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो एक तो इनके दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये स्क्वायर आ रहा है, इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हुआ इसका सिस्टमेटिक स्टेटमेंट। अच्छा इसमें एक लाइन और, अब मैं बोलूँ कि इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है इधर। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन बनेगी वही लाइन फोर्स की डायरेक्शन शो करती है। इसलिए हमने एक लाइन और ऐड करी, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ये इसका कंप्लीट यहाँ तक स्टेटमेंट हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या हुआ था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। ये मैंने दो पॉइंट चार्जेस ले लिए, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस r से डिनोट कर दी। ये कूलॉम्स के अकॉर्डिंग ये दोनों रूल लिख दी, इसी को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम बाय कंबाइनिंग 1 and 2, तो दोनों को कंबाइन करके लिखा। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुकी है 11th में, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो स्मॉल के होता है, इस के को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। देखिए स्मॉल के, आप अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, क्योंकि आगे कैपिटल के भी आएगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर स्मॉल के लगता है, और ये स्मॉल के किसके इक्वल होता है, 1/4πε0। ये जो नंबर है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको हम, एप्सिलॉन नॉट। तो अब फोर्स का हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या बना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या थी, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, दोनों को कंबाइन करके लिखा हमने। हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये के स्मॉल होता है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, के क्या होता है, स्मॉल, और इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। ये किसके लिए है, कब लगेगा ये, जब भी कोई दो पॉइंट चार्जेस हो, उनके बीच का हमको अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तब ये लगेगा।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, यहाँ 2 मास आते थे, m1 m2 r², उसमें भी आता था। उसमें क्या था, यहाँ g था, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है 1/4π। यूनिट तो फोर्स है तो न्यूटन ही होगी। इस k को क्या बोलते हैं, k या 1/4π। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस k की वैल्यू ये होती है 9 × 10⁹। देखिए ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब हम इसमें पाई की वैल्यू रखते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट की रखते हैं, तो पूरे को सॉल्व करने पर ही आता है। बट ये इजीली याद हो जाए, बिकॉज यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 10 है, तो 9 × 10⁹। ठीक है। अब हम इस k बोलो या 1/4π बोलो, इसकी यूनिट निकालते हैं। देखिए आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहीं से आप निकाल लेंगे। अगर मैं इस k की वैल्यू निकालता हूँ, इस k को सेपरेट करता हूँ, तो ये r² ऊपर जाएगा और ये Q1 Q2 नीचे आएंगे। ठीक है। तो इस k का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, F × r² अपॉन Q1 Q2। अगर मैं इस फॉर्मूले में k को सेपरेट करता हूँ तो यही बनेगा, k मीन्स 1/4π। ठीक है। तो देखिए ये बनेगा। अब इससे आप यूनिट निकाल लीजिए। f की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये देखिए न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, और यहाँ पावर 2 है तो मीटर²। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ भी कूलम, यहाँ भी कूलम, कूलम² ऊपर जाएगा तो पावर -2। इससे ये यूनिट बनी। देखिए ये यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही सब चीज़ें पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ से बनाई हमने यूनिट, न्यूटन, मीटर² और कूलम, कूलम² ऊपर गया तो ये इससे यूनिट बन गई। अच्छा ये हमारा यहाँ तक हुआ k का डायमेंशनल फार्मूला, k की वैल्यू भी हो गई, डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया। अब आखिरी चीज़ क्या बचती है, इसकी सॉरी यूनिट हो गई और वैल्यू होगा डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसी से बनाएंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का mL/T-2। यह हमने 11th में बहुत जगह यूज़ करा, याद होगा सभी को। r डिस्टेंस के लिए क्या होता है L², और चार्ज के लिए क्या होता है Q का। देखिए Q का डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं होगा, बट मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए A एम्पियर और टाइम के लिए T। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है। क्या होता है 80, तो यहाँ भी 80 और यहाँ भी 80। ठीक है। तो 80 और यहाँ भी। देखिए फ्रेंड्स मैं वीडियो थोड़ा सा घर पे बना रहा हूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए बहुत पास लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, इसको नोट करते जाइएगा, बाद में एक बार और पढ़ेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सब। देखिए फिर से सुनिएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस का, चार्ज का होता है 80, ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 80। अब इसको फाइनली सॉल्व करने पर क्या आने वाला, देखिए m तो एक ही बार है तो m बनाएगा। अब l देखिए, l की पावर 3 कितना आएगा, ml3। अब t देखिए, यहाँ पर पावर 2 और ऊपर भी पावर -2, ऊपर जाके -4, ml3 t-4 और a² ऊपर जाके a-2। तो फाइनली हमारा डायमेंशनल फार्मूला k का ये आएगा। देखिए ml3 t-4 a-2, ये डायमेंशनल। देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना इजीली आ जाएगा। फोर्स का आप लिख देना mlt-2, r का l², चार्ज का 80 × 80, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, ये इसका छोटा सा डायग्राम, ये इसके दो कंडीशन, दोनों को कंबाइन करके लिखा कांस्टेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट पढ़ा है 1/4πε0। इसमें ये जो ε0 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी भी आपको क्या क्या डिटेल याद रखनी है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये F = ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे ε0 को आप सेपरेट कीजिए एक साइड, तो क्या आएगा F × r², ये 4π भी ऊपर और Q1 Q2। अगर मैं इस ε0 को सेपरेट करता हूँ तो ये आता है मेरे पास, ठीक है। अब इससे हम इसकी भी सारी डिटेल निकाल लेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर²। सॉरी ε0 को हम निकालें, गलत लिख दिया, ε0 इधर लाएंगे, फोर्स इधर लाएंगे, सॉरी ये ε0 इधर, फोर्स इधर। ये ε0 की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ये तो यूनिट लेस है, कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम × कूलम, तो कूलम²। फोर्स की न्यूटन, ऊपर जाएगा तो पावर -1, डिस्टेंस की मीटर², ऊपर जाएगी तो -2।
ये एप्सिलॉन नॉट की हो गई हमारी यूनिट, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जनरली हम कब लगाते हैं, जब दोनों चार्ज कहाँ पर रखे हो, ये एयर या वैक्यूम में रखे हो, ठीक है। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 8.85 × 10⁻⁻²। देखिए जनरली वैसे आपको ये जो कांस्टेंट होते हैं, एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, ये सब क्वेश्चन में गिवन होते हैं, बट वो हम आप 2-4 बार यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएगा और आप याद रख भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यूनिट हो गई, ये इसका वैल्यू हो गई। अब इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं, देखिए इसी से बना लेंगे। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का अभी बताया मैंने 80, तो ये 80, ये तो डायमेंशन लेस होता है। फोर्स का mLT-2, डिस्टेंस का L², डिस्टेंस का L पर पावर 2 है तो L²। अब इसको फाइनली लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं mLT फिर अदर टर्म, ये m एक सिंगल प्लेस पर ऊपर जाएगी तो पावर -1, L हो गया 3 तो -3, T-2 ऊपर जाएगा +2 और 2T पहले से तो T की पावर 4 और A²। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए ये 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखिए, ठीक है। तो मैं सब डिटेल आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी इसी में कवर करा रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारी इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, इसकी वैल्यू जो अभी मैंने लिखी थी 8.85 × 10⁻⁻12 वाली, उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी यूनिट। तो ये हमारा देखिए अभी तक कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आप 2-3 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिए। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगता है, किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, और चार्जेस जब किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक है। अच्छा अब हम ये फॉर्मूला आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, समझ गए। अच्छा अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग आप समझिए, परमिटिविटी का मतलब क्या है। देखिए सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चार्ज है, सॉरी ये एक चार्ज है, ये इस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स, ठीक है। अच्छा अब सपोज कीजिए इस पे फोर्स लगेगा, इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं जैसे हम मैग्नेट के पास में आयरन का ऑब्जेक्ट लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने का जो फोर्स हमको दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है। तो हम फिजिक्स में क्या इमेजिन करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट पतली पतली लाइनें, फाइबर्स निकल रहे हैं, वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप। तो देखिए सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम फिजिक्स में ये इमेजिन कर लेते हैं कि इससे इनफाइनाइट लाइन्स निकल रही, कितनी इनफाइनाइट लाइन्स, ठीक है। अब सपोज इससे 1000 लाइन्स निकल रही है, कितनी, 1000 लाइन्स निकल रही है, ठीक है। अब ये जो मीडियम है, इसके बीच में मीडियम आ गया, कुछ भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकता है, एयर वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी। तो सपोज इस 1000 में से इसने 700 लाइन एब्जॉर्ब कर ली, कितनी एब्जॉर्ब कर ली, 700, और यहाँ पर कितनी जाने दी, 300। तो अब इस पे एक्चुअली कितना फोर्स लगेगा, उन 300 के कारण ही लगेगा। तो यहाँ पर 300 इसको अट्रैक्ट करेंगे, 700 इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर हम परमिटिविटी किसको बोलेंगे, 700 को, ठीक है। तो इसका मतलब परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, आप सोचिए। देखिए अगर परमिटिविटी 700 है तो फोर्स 300 के कारण लग रहा है। अगर परमिटिविटी 800 होती, मतलब ये 800 तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो बची 200, तो 200 ही फोर्स लगाएगी इस पर, चार्ज पर। इट मीन जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी फोर्स अपने आप क्या हो रहा है, रिड्यूस। इसलिए फोर्स और परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए यहाँ पर ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ये एप्सिलॉन नॉट हम ऊपर भी तो लगा सकते थे इनटू में, बट प्रैक्टिकली होता ये है कि उस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो लगने वाला फोर्स उतना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आप ये नंबर से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में ईजी रहेगा। देखिए
सपोज इस चार्ज से 1000 लाइन्स, 1000 लाइनें, 1000 फाइबर्स पतले पतले इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब इस मीडियम ने क्या करा, 700 एब्जॉर्ब कर ली, तो अब कितनी खींचेंगे, सिर्फ 300। तो ये बढ़ते जाएगा तो ये कम होता जाएगा, ये 700 तो ये 300, ये 800 तो ये सिर्फ 200, ये 900 तो ये सिर्फ 100। तो परमिटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी फोर्स रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसलिए इन दोनों में इन्वर्सली रिलेशन होता है और इसलिए ये यहाँ पर आता है सलूट। क्लियर है? तो देखिए परमिटिविटी का मतलब ये समझिए कि उस मीडियम ने अपने अंदर कितनी एनर्जी को परमिट किया आने के लिए। ठीक है, ये तो इसको 1000 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था, पर इसने अपने अंदर कितने एब्जॉर्ब कर लिए, 700। तो अब ये कितने से अट्रैक्ट करेगा इसको, सिर्फ 300 से। इसने 800 एब्जॉर्ब कर लिया तो 200 से खींचेगा ये। इट मीन्स परमिटिविटी बढ़ती जाएगी तो फोर्स कम होते जाएगा। इसलिए दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है और ये यहाँ इन्वर्सली आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको परमिटिविटी का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते देखिए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जब दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हो तो ये फॉर्मूला लगता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए 2 पॉइंट चार्ज किसी सर्टेन डिस्टेंस पर जब एयर या वैक्यूम में रखे हो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। उसके बाद वो किसी भी मीडियम में रखे हो, एयर में, सॉरी वाटर में, ऑयल में, तो फोर्स डिक्रीज होता है। तो अभी जब ये फॉर्मूला में ऐसा लिख रहा हूँ, इट मीन्स ये दोनों चार्ज कहाँ पर रखें, एयर या वैक्यूम। देखिए एयर और वैक्यूम में भी बेसिकली बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, बट एयर और वैक्यूम में इतना कम डिफरेंस होता है कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि उसको एयर और वैक्यूम में सेम मान लेते हैं। तो एयर या वैक्यूम में जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा तो मैक्सिमम होगा, इसलिए मैंने यहाँ एफ मैक्स भी लिखा है इक्वल में। ठीक है, अच्छा जब यही दोनों चार्ज उतनी ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख देते हैं, सपोज ये मैंने वाटर में रख दिए दोनों चार्ज या ऑयल में रख दिए, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई भी टर्म डिक्रीज कब होती है, जब उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करें। इसलिए जब यही फॉर्मूला हम मीडियम में लगाते तो यहाँ कैपिटल के आता है। ठीक है, कैपिटल के, इस कैपिटल के को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। देखिए एक मीडियम के लिए तो ये कांस्टेंट है, जैसे वाटर के लिए 80 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, पर अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, जैसे वाटर के लिए अलग होगी, ऑयल के लिए अलग होगी, माइका के लिए अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, बट एक मीडियम के लिए फिक्स होती है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, मतलब मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, इट मीन्स ये रिलेटिव कांस्टेंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इट मीन्स अब आगे जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने के लिए, अगर एयर या वैक्यूम में लगाते तो यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अगर ये किसी मीडियम के लिए लगाते तो यहाँ कैपिटल के भी लगाएंगे आप। ठीक है, अच्छा यहाँ मीडियम लिख दिया मैंने। इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला। एयर या वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम लगता है। अच्छा जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, आप इनको डिवाइड करके देखना यार। तो इससे हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन निकल के आएगी कि कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये दो टर्म का रेशो है। किन दो टर्म का, एक वो फोर्स जब दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हो, और एक वो फोर्स जब वही दोनों चार्ज उतनी ही डिस्टेंस पे मीडियम में रखे हो, उसका रेशो होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। देखिए थोड़ी सी लेंथी है, बट समझ के आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। द रेशो ऑफ, ये रेशो है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम, ये इसकी बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक इसकी बात हो गई। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम, टू द मतलब ये अपोन वाले की बात हो गई। इसके बाद ये वाले फोर्स बिटवीन 2 सेम चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन मीडियम, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के रेशो को ही क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। देखिए यहाँ पर दैट वर्ड लगा है, मतलब के भी चेंज होगा पर मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। वाटर के लिए अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा। ठीक है, अच्छा ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो अगर है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट। अच्छा इसको के को एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, एयर या वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम लगता है इसलिए ये वैल्यू बड़ी, ये छोटी। मान लीजिए ये 7 है तो ये कुछ छोटी आएगी, इट मीन्स ये वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगी ना, तो के की वैल्यू 1 या 1 से हमेशा ग्रेटर होती है। ठीक है, तो ये हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की
देखिए ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको पहले ये लिखना है, 2 चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर इन एयर और वैक्यूम, फिर सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस इन मीडियम, डिवाइड 1 into, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी यूनिट तो होती नहीं है, ठीक है। अच्छा यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता है, इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पूरी डिटेल हो गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ये प्योरली नंबर होता है, इट इज़ प्योरली अ नंबर, प्योरली नंबर होता है। जैसे वाटर के लिए 80 81 के आसपास कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। हर मीडियम की अलग अलग होती है, पर मीडियम टू मीडियम चेंज होती है, ठीक है। इसको हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ को पूरा डिटेल में स्टडी करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे।